auscultation and techniques and technological intervention. So out of which I have tried to communicate or tried to illustrate you what you mean by inspection, what you mean by palpation, what you mean by percussion. इंस्पेक्शन के माने जैसे कि किसी के छा उंगली हो जाए जिसे हम पॉलीडैक्टिली कह रहे हैं, और ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। 6 उंगलियों का हो जाना तबई तिब्बी नुक्ते नज़र से ये एक नेचुरल फिनोमेनन नहीं है, नॉर्मल फिनोमेनन नहीं है, इसलिए आप इसे देख पा रहे हैं। देखने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए जब हम तशरीही मालूमात अख्ज़ करते हैं तो उस तरीक़ाकार को हम लोग बाई इंस्पेक्शन कहते हैं। So taking the help of visual capacity or visualization, whatever the structural changes you study, whether the shape or morphology or the color of any organ or the part of the body, that is called as by inspection. जैसे किसी की नाक आप जानते हैं कि सीधी होनी चाहिए, अगर वो टेढ़ी है तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात आने वाले हैं, जिससे कि आप ये तय कर पाएंगे कि इस नाक के टेढ़े होने की वजह क्या है। सो इस हद तक पहुंचा जाना कि वो जो गैर तबई कैफियत स्ट्रक्चर की लाहिक हो गई है, वो उस मर्ज को या उस बीमारी को क्या कहा जाना है, उस नतीजे तक पहुंचने को हम लोग डायग्नोसिस कहते हैं, तशखीस कहते हैं। तो एक तरीका हो गया बाई इंस्पेक्शन। दूसरा तरीका पैल्पेशन, कुव्वते लामसा की मदद से या छूने की सलाहियत की मदद से जब हम किसी उज़्व को या किसी अहशा को या पार्ट ऑफ द बॉडी को तमाम तर उसके साख्ती नुक्ते नज़र से मुआयना करते हैं तो उसे हम पैल्पेशन कहते हैं, इम्तिहान बिल लम्स कहते हैं। जैसे कि अगर फेफड़े को हम लोग छू के देखें तो वो आपको दबता हुआ महसूस होता है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है, और उसको जब दबाएंगे तो चूंकि उसके टिश्यूज़ में हवा भरी हुई है तो खड़खड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देंगी, और उस टिश्यू की टेक्सचर या उस टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो आप समझ जाएंगे। इसी तरह से सांस की नली को जब टच करके देखेंगे तो उसकी साख्त अलग है, वो कार्टिलेज से बना हुआ है, हड्डी से थोड़ा सा मुलायम। तो उसको जब छू के हम देखते हैं तो उसका फ़र्क आप उस लंग के टिश्यू से मुख्तलिफ होता है, जिसके बारे में आप काफ़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टरीज़ या शरियान या वो खून की रगें जिसमें से खून गर्दिश कर रहा है, उसको अगर आप छूते हैं तो छू के जब महसूस करते हैं तो आपको एक धड़कन का एहसास होता है। उस धड़कन के एहसास को या उस हरकत के एहसास को जब आप महसूस करते हैं छू के, तो इसी तरीक़ाकार को हम लोग पैल्पेशन कहते हैं या बाई पैल्पेशन मेथड कहते हैं। तीसरा तरीका यह है कि अगर आप जिसमें इंसान की साख्त या उसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर को देखें या स्ट्रक्चरल पैटर्न को देखें तो अलग अलग टिश्यूज़ से मिलके अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बने हुए हैं, और वो ऑर्गन्स बहुत सारी खाली जगहों में या बॉडी कैविटीज़ में या कैविटीज़ में रखे हुए हैं। सो अगर हम एक हाथ को बॉडी के ऊपर रख लें और दूसरे हाथ की कलाई से उसके ऊपर ज़र्ब दें या चोट लगाएं, तो इस बात पर मुनहसर होते हुए कि उस टिश्यू को बनाने में किस तरह का स्ट्रक्चर शामिल है, अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सो वो आवाज़ें जो किसी सॉलिड ऑर्गन के टैपिंग से या परकशन से सुनाई देती हैं, वो अमूमन लो पिच की आवाज़ें होती हैं। ऐसी आवाज़ें जो सॉलिड ऑर्गन्स के परकशन के नतीजे में पैदा होती हैं, उसे हम डल साउंड कहते हैं। जैसे कि लीवर जहाँ पर है, अगर वहाँ पर आप हाथ रख के दूसरे हाथ से टैप करें या उस पर ठोकर लगाएं तो उससे जो आवाज़ सुनाई देगी वो लो पिच की आवाज़ होगी। सो लीवर को तबई तौर पे नॉर्मली डल महसूस होना चाहिए। इसी तरह से फेफड़ों को अगर हम महसूस करना चाहें परकस करके,
ठोक के या टैपिंग करके, तो चूंकि लंग्स के अंदर हवा भरी हुई है या ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर हवा भरी हुई है या वो खाली हैं, जब उनको परकस किया जाता है तो एक दूसरे तरह की आवाज सुनाई देती है जिसे हम लोग हाई पिच साउंड कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं, RESONANCE, रेजोनेंस. By percussion produces two type of sound waves by tapping any structure. If the solid organ is tapped or percussed, it will produce a dull sound. As for example, liver, as for example, bone. If they are percussed, they will be producing a dull sound, a low pitch sound. While as those organs like intestine, like small intestine, like stomach or like lungs, and whatever the structure in human body which is having air filled spaces in them, or it is patent, patent के माने खाली होता है, if it is patent or air filled or it is a canal like structure, if it is percussed by using the method of percussion, so it will produce high pitch sound which is called as resonance sound. So depending on this, a student of medicine, a student of medicine will be able to understand what are the sound intensities which are produced due to tapping of either solid or air filled or hollow structures of the body. From the solid organs, dull sounds are produced, while as from tapping of the air-filled structures or the hollow structures, resonant sounds are produced. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir, clear है. Okay. Now the next classical method, जो बड़ा बहुत अहम तरीका है ये चारों पांचों, जिससे कि हम लिविंग एनाटॉमी या तशरीह हयाती समझने में मदद हासिल करते हैं. The fourth method is called as bi-auscultation. Bi-auscultation is translated in Arabic as bis sama, sin mim alif ain, sama, इम्तिहान बिस समा. ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टास एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसके माने उन आवाज़ों को सुनना जो जिसमें इंसान के मुख्तलिफ आज़ा में पैदा हो रही हैं, लेकिन उन्हें हम अमूमन नहीं सुन पाते. तो उन आवाज़ों को सुनने के लिए हम एक ख़ास तरह का आला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं. So bi-auscultation is a method of hearing or listening the voice or sound which are produced due to movements in different organs of the body, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं. जैसे दिल हरकत कर रहा है मुसलसल, तो उसके हरकत करने के दौरान कुछ आवाजें पैदा होंगी. इसी तरह से खाने की नली से जब खाना जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसमें हरकत हो रही है जो आपको बाहर से सुनाई नहीं दे रही है. सो उन आवाजों को सुनने के लिए एक आला की दरकार होती है, एक आले की जरूरत होती है, जिसे हम आले मिस्माउ सदर कहते हैं या स्टेथोस्कोप कहते हैं. सो उज़्व के अंदर, अहशा के अंदर पैदा होने वाली मुख्तलिफ साउंड इंटेंसिटीज को जब हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुनने की कोशिश करते हैं तो उसे हम बाई ऑस्कल्टेशन कहते हैं. और इन आवाज़ों को आम तौर पे इसलिए नहीं सुना जा सकता क्योंकि उनकी जो सुनने वाली रेंज है वो उन वेव से अलग है जो अमूमन हमें सुनाई देती हैं. इसलिए हम एक स्टेथोस्कोप की मदद के ज़रिए बहुत सारी तबई और बहुत सारी गैर तबई आवाज़ों को सुन सकते हैं, जैसे दिल की आवाज़, जैसे आंतों की आवाज़, जैसे कि फेफड़े से जब हवा गुजर रही है या फेफड़े से जब हवा बाहर की तरफ आ रही है, उस वक्त there will be different sound intensities which are produced, and these sound intensities are not audible by simple ear,
but for that you have to take the help of a device which is called as a stethoscope. So such method or that method in which we are trying to listen or we are trying to hear the sounds which are produced inside the organs of the body with the help of a stethoscope is called as by auscultation. यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। ओके जी सर। सो अब इन चारों तरीकों का इस्तेमाल यही है कि आपको पहले किसी बीमारी के बारे में जानने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल क्या है। उसके लिए जाहिर है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको छू के महसूस करना पड़ेगा, आपको उसे ठोक बजा के देखना पड़ेगा, आपको आले की मदद से उन आवाजों को सुनना पड़ेगा जो अमूमन कान से सुनाई नहीं देंगी। इन चारों तरीकों को समझने के बाद बहुत सारे आपको टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो लिविंग एनाटॉमी समझने में मदद करेंगे। आइए हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो दरअसल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये जो 4 तरीके बताए गए थे इनको तस्वीर की मदद से आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आप पहली तस्वीर देखें जिसमें दिल दिखाया गया है, तो दिल दिखाया गया है तो उसको आप नंगी आंखों से ये देख पा रहे हैं कि इसका एक चैम्बर सफेद रंग का है, दूसरा चैम्बर सुर्ख रंग का है, 2 खून की नालियां नीले रंग की हैं, एक सुर्ख रंग की खून की नाली है जिससे 3-4 ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पतला सा हिस्सा है हार्ट का, ये जो पतला सा हिस्सा है हार्ट का, उसे आप ये देख पा रहे हैं कि एक नुकीला हिस्सा है, ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद है ये भी आप देख पा रहे हैं। ये जो आपने देखने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए इस उज़्व के बारे में काफी हद तक मालूमात अख्ज़ कर ली, हासिल कर ली, इसे हम बाई इंस्पेक्शन कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये इसके नीचे वाली जो तस्वीर है, इसके नीचे वाली तस्वीर जिस पर आप ये देख रहे हैं कि ये हाईलाइट हो गया है, जिस पे मैंने अपना अपना कर्सर रख रखा है, दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। हाँ, इसे देखिए, ये पैल्पेशन का तरीका है। पैल्पेशन का तरीका कि हाथ की उंगलियों से आप छू के महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक जगह का जैसे कि हंसली की हड्डी के नीचे आप चाहेंगे महसूस करेंगे तो आपको कुछ चीजों के बारे में आइडिया हो जाएगा। अब उसका आइडिया होना एक अलग बात है, उसकी तफसील का होना दूसरी बात है। तफसील जानने के लिए जाहिर है कि हमें तख्तिये नाश से ज्यादा मदद मिलेगी, डायसेक्शन से ज्यादा मदद मिलेगी, जिसे हम कैडावरिक एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं। लेकिन लिविंग एनाटॉमी में भी हम बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में काफी हद तक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये तरीका पैल्पेशन कहलाता है, वेयर वी आर यूजिंग आवर टैक्टाइल सेंसेशन और कुव्वते लामिसा टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, द फील ऑफ एनी स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द स्किन। जिल्द के नीचे जो पाए जाने वाली स्किन है या किसी कैविटी में पाए जाने वाली जो स्किन है उसको आप छू के महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे पैल्पेशन कहते हैं। ये दोनों जो तस्वीरें हैं, ये वाली और ये वाली, ये परकशन है। परकशन या इम्तिहान बिल करा, करा के माने ठोकने के होते हैं, तबले की तरह से बजाने के होते हैं। लेकिन मैंने उस परसों भी बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ठोकने के माने हथौड़ी से नहीं ठोकना है, उसका ये एक तरीका है कि एक हाथ को जहां पे आपको एग्जामिन करना है, एक हाथ को उसके बॉडी पे रखना है और दूसरे हाथ की हथेली से मूवमेंट करना है खाली, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि एक हाथ रख दिया गया और दूसरे के रिस्ट जॉइंट को या मफसले यद को खाली मूव किया जा रहा है। तो उसके मूव करने के नतीजे में कुछ आवाजें आपको सुनाई देंगी। तो सॉलिड ऑर्गन से जो आवाज आएगी वो डल होगी
और एयर फील्ड स्ट्रक्चर से या हॉलो खाली आंगन से जो आवाज आएगी वो रेजोनेंट होगी। जैसे लंग्स को अगर परकस करेंगे तो रेजोनेंट आवाज आएगी, और लीवर को अगर परकस करेंगे तो सॉलिड आवाज आएगी या डल साउंड आएगी। दिल को परकस करेंगे तो डल आवाज आएगी। स्टमक को परकस करेंगे तो रेजोनेंट आएगी, क्योंकि स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें खाली जगह है या जो हॉलो है, जिसके अंदर हवा भरी हुई है। जब तक कि वो फूड से भरा हुआ नहीं है, खाने से भरा हुआ नहीं है, तब तक उसकी आवाज आएगी रेजोनेंट। लेकिन अगर वो फूड से भरा हुआ है या अशियाए खुर्द से भरा हुआ है, खाने की चीजों से भरा हुआ है, तो वो आवाज डल आएगी। ठीक, सो ये तरीका हो गया परकशन का। ये वाला तरीका आप देखिए जो सबसे लास्ट में है, राइट साइड में आपकी स्क्रीन पर, जिसपे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डिपिक्टेड है, वो असल में आस्कल्टेशन है कि आप कुछ ऑर्गन की हरकत के नतीजे में पैदा होने वाली आवाजों को एक आले की मदद से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आला है इसे आप आले मिस्माउ सद्र कहते हैं या स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो इसके बारे में तफसील आपको फिजियोलॉजी में बताई गई होगी या बताई जाएगी। उसकी मदद से हम मुख्तलिफ आज़ा या अहशा के अंदर पैदा होने वाली आवाज़ों को सुन पाते हैं। ठीक है जी। सो ये तस्वीर आपको ये बता रही है कि आले मिस्माउ सद्र के जरिए हम बाई आस्कल्टेशन करते हैं, या बाई आस्कल्टेशन की मदद से हम अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। नो सर। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट। नो सर, नो डाउट। बस एक क्वेश्चन है सर हाँ, कि सर जैसे सीने पे स्टेथोस्कोप के जरिए हम चेक करते हैं कि दिल धड़क रहा है या नहीं, हाँ, तो हाथ को रख करके भी हम फील कर सकते हैं कि दिल धड़क रहा है? बिल्कुल बिल्कुल फील तो करेंगे ही। जी। हाँ, तो सर मतलब जब हाथ रखते हैं तो भी एक साउंड की तरह आवाज आती है, तो इसको किस उसमें रखें? आवाज नहीं आती, वो आपके हाथों को वाइब्रेशन महसूस होता है, वो आवाज नहीं आती। जी 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 जी, वाइब्रेशन। तो उस वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, उसे सुन नहीं सकते। जी जी अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिए। जी, तो इसको बाई पाल्पेशन में रखेंगे? पैल्पेशन ही है, जब आपके जी जिल्द की कुव्वते लामसा किसी चीज को छू के महसूस कर रही, जैसे आप दर्जे जी हरारत महसूस कर रहे हैं, तो जी अमूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन आप अपने जिल्द को या किसी के जिल्द को छू रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि तुम्हें तो बुखार लग रहा है। तो उस दर्जे हरारत की तब्दीली को जिल्द की सलाहियत ने महसूस किया है। अब वो जी टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है उसको जानने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए आपको थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अंदाजतन नहीं बता पाएंगे, कयास आराई से नहीं बता पाएंगे कि तुम्हें 99 या 100 डिग्री का टेम्परेचर है, बल्कि फॉर दैट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर, which is a device or which is an instrument which is used for reading or recording the body temperature. So जो आपने छू के दर्जे हरारत, या किसी को कहते हैं कि तुम्हारा जिस्म बड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, तो जाहिर है कि वो सुनाई नहीं देगा, वो महसूस होगा, और महसूस करने की सलाहियत जिल्द के अंदर कुदरत ने रखी है। समझ रहे हैं?
जी सर। जी। सो ये स्लाइड देखिए, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। माने कि तशरीह हयाती पढ़ने के लिए या लिविंग एनाटमी पढ़ने के लिए बहुत सारे हमारे पास फिलवक्त डिवाइसेस और टेक्निक्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम बॉडी के लिविंग स्ट्रक्चर को बहुत वसी अंदाज में समझने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही वास्ट अंदाज में हम, जिसमें इंसान के मुख्तलिफ साख्तों का, बोन का, कार्टिलेज का, सेल का, टिश्यू का, हार्ट का, लंग्स का, बहुत सारा एग्जाम, बहुत सारे इम्तिहानात हम कर सकते हैं, जिससे कि हम ये बता सकें कि आर्गन का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है, स्ट्रक्चर वो नॉर्मल है, या उसमें किसी तरह की गैर तबई कैफियत लाहिक हो चुकी है। तो जब तबई तौर पे हम किसी उज़्व की तफसीलात को मालूम करते हैं या साख्त को मालूम करते हैं तो उसे हम तशरीह कहते हैं। जब हम उसके गैर तबई कैफियत को समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। जैसे अब हर इंसान को आप ये थोड़ी कहेंगे कि हम एक्सरे करा के तुम्हारी नॉर्मल एनाटमी पढ़ना चाहेंगे, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। But in case if you feel that maybe there is some change in human body which is affecting any organ of the body, then you will advise the appropriate method of technique to understand whether the structure is normal or abnormal. So यहाँ पर मेरी मुराद सिर्फ इतनी है कि आपको जब तशरीह के सिलसिले को या तशरीह तबई या तशरीह हयाती पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बहुत सारे टेक्निक्स का एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की मदद से हम तशरीह हयाती में और बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं, चाहे वो तबई तौर पर हो या मर्जी कैफियत में कोई उज़्व मुब्तला हो या मर्जी कैफियत में कोई जिसमें इंसान का हिस्सा साख्त के एतबार से मुब्तला हो। फंक्शन के एतबार से जब मुब्तला हो जाता है तो हम उसे पैथोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी नहीं कहते, वो एनाटमी नहीं कहते। उसमें सबसे पहला एक्सरे है। एक्सरे दरअसल एक ऐसी टेक्निक है, एक्सरे की इजाद किसने की थी? एनी वन ऑफ यू? नहीं मालूम। नहीं मालूम? कुछ पढ़ा लिखा करें, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कोई बात समझ में आएगी। सारी सारी जिम्मेदारी आप टीचर पे मत डालें कि वो आपको ABC पढ़ाएगा, बल्कि वो इस उम्मीद से है कि आप ABC जानते हैं, D से पढ़ाएगा वो। तो एक्सरे तो पढ़ाया गया होगा तुम्हें? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ाया गया। जनवरी में सर, जनवरी में फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास शुरू हुई थी जनवरी में। अच्छा जी। आसिफ साहब के जाने के बाद से हजारों बार चक्कर लगाने के बाद 22 जनवरी से क्लास शुरू हुई है, जिसमें से 11 मार्च को छुट्टी हो गई है। अब आप समझ लीजिए कितना हमने पढ़ा होगा। हाँ चलो फिर ठीक है। से एक्सरे दरअसल एक खास तरह की पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होती हैं जिनकी एक फितरत होती है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है या रेज हैं, जो जब कहीं से गुजरती हैं तो उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो खाली जगहों से जब गुजरती हैं तो वो पूरी तरह से आर पार हो जाती हैं, ठीक। लेकिन जब वो सॉलिड आर्गन से गुजरती हैं तो वो आर पार नहीं हो पाती, बल्कि उस सॉलिड स्ट्रक्चर के जरिए जज्ब कर ली जाती हैं। ये फिजिक्स था। इस फिजिक्स के उसूल का इस्तेमाल तिब में किया जाने लगा
सो ये देखा गया कि अगर इन एक्स रेडिएशंस को बॉडी के किसी सॉलिड आर्गन से गुजारा जाए तो वो उस सॉलिड आर्गन के जरिए जज्ब कर ली जाती हैं। जैसे मान लो बोन के जरिए गुजार दिया जाए, या कार्टिलेज के जरिए गुजार दिया जाए, या हार्ट के जरिए गुजार दिया जाए, या फिर लीवर के जरिए गुजार दिया जाए। बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर द सॉलिड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, so they completely absorbs the X radiation. X किरणों को ये पूरी तरह से अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं। इसी तरह से इनकी ये प्रॉपर्टी कि जब ये खाली आर्गन से या हवा भरे हुए आर्गन से गुजारी जाती हैं तो ये आर पार चली जाती हैं। इस खुसूसियात की बुनियाद पर हम इसका इस्तेमाल तशरीह हयाती में पढ़ने के लिए करते आए हैं या कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी मालूमात या स्ट्रक्चर की साख्त के बारे में हमें पता चलता रहता है या पता चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम हड्डी से गुजारें या लंग से गुजारें तो एक्सरे की कैफियत की वजह से, एक्सरे की प्रॉपर्टी की वजह से दोनों जगहों का जो शैडो आएगा, दोनों आर्गन्स की जो इमेजेस आएंगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। और उसको जब हम फिल्म के जरिए डेवलप करते हैं, क्योंकि एक फिजिक्स का उसूल है, it is a rule of the physics that energy is not destroyed but it is transformable. जो तवानाई है, जो एनर्जी है, उसे जाया नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो एक्सरे एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है। जब उसे बॉडी से गुजारा जाता है तो उसे एक दूसरे तरह की एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है। जैसे देखना, इमेज एक तरह की एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म्ड है, जो बदल दी गई है, कि हम रेडिएशन गुजार रहे हैं और उसको ट्रेस कर ले रहे हैं एक मशीन की मदद से, एक डिवाइस की मदद से, जिसे हम लोग एक्सरे मशीन कह रहे हैं। तो जब उसे हम कन्वर्ट करके इमेज की शक्ल में देखते हैं तो एक्सरे जब सॉलिड ऑर्गन से गुजरती है तो वो एक्सरे फिल्म में सफेद नजर आती है, वाइट नजर आती है। इस इमेज को हम लोग रेडियो ओपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो ओपेसिटी। रेडियो के माने यहाँ पर वो वाला रेडियो नहीं है जो आप बजाते हैं, रेडिएशन है, ये किरणें हैं। सो वो एक्सरे किरणें जब सॉलिड ऑर्गन से गुजरती हैं और उन्हें हम इमेज के कन्वर्जन में देखते हैं तो वो सफेद रंग की नजर आती हैं। उन शैडोज को हम रेडियो ओपेसिटी कहते हैं या रेडियो ओपेक कहते हैं, QUE, ओपेक, है ना? अब हड्डी से गुजारा जाएगा तो कैसा नजर आएगा? वो सफेद नजर आएगा, व्हाइट सर। हाँ, रेडियो ओपेक नजर आएगा। इसी तरह से जब हम उन्हें हॉलो स्ट्रक्चर से या हवा भरे हुए आर्गन से गुजार दें और उसे एक्सरे मशीन की मदद से फिल्म में डेवलप कर लें, तो ऐसे आर्गन जो सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए हैं या जिनके अंदर हवा भरी हुई है, जो ऐसे टिश्यू से बने हुए हैं जो खाली हैं, जिनमें नसीजे खुलवी ज्यादा पाया जा रहा है या नसीजे खलाई ज्यादा पाया जा रहा है, एरियोलर टिश्यू ज्यादा पाया जा रहा है, उनसे जब एक्सरेज गुजरती हैं
तो वो एक्सरे फिल्म में काली नजर आती हैं। कैसी नजर आती हैं? ब्लैक शैडोज नजर आती हैं। उन ब्लैक शैडोज को टेक्निकल या इस्तिलाही जबान में हम लोग रेडियोल्यूसेंसी कहते हैं, या रेडियो आपने लिख लिया, LUSCENCY, रेडियोल्यूसेंसी या रेडियोल्यूसेंट। जैसे वहां पे आपने कहा था रेडियो ओपेक, यहां पे जब आप इसे एडजेक्टिव बनाते हैं तो रेडियोल्यूसेंट हो जाता है वो। सो दो तरह की शैडोज नजर आएंगी when the X-ray is passed through the body. Depending on the histological structure of the organ, the solid structures completely absorbs the X radiation and they appear as white shadows in the X-ray film. While as those structures like the lung, like stomach, like intestine, when the X-ray passes through the soft tissues of the body or areolar tissue of the body or any air-filled structure of the body, that appears to be the black in shadow in X-ray film, and that is called as radiolucent shadow. Radiolucent shadow. सो इस तरह से आप अगर एक्सरे कराएं तो आपको नॉर्मल पता चल जाएगा, और अगर उसमें कोई गैर तबई या एबनॉर्मल कैफियत या स्ट्रक्चरल कोई पैटर्न दिखाई देने लगा है तो आप उसे डायग्नोस कर सकते हैं, उस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फेफड़े के बारे में आप जान गए कि इसमें पूरी तरह से हवा भरी हुई है, तो जब एक्सरे हम लंग से गुजारेंगे तो पूरी शैडो उसकी कैसी आनी चाहिए? काली, ब्लैक। हाँ, ब्लैक, रेडियोल्यूसेंट नजर आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि जहां पे लंग्स पाए जा रहे हैं वहां पर कोई सफेद स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, और ये नॉर्मल नहीं है। वो क्या है, उसको डायग्नोज किया जाना होता है किसी तबीब के जरिए। इसी तरह से दिल की जगह पर जितना इलाका दिल का है वहां से अगर एक्सरे गुजारा जाएगा तो दिल का शैडो कैसा नजर आएगा? दिल का शैडो ओपेक नजर आएगा, बिकॉज हार्ट इज मेड ऑफ द सॉलिड मस्कुलर स्ट्रक्चर। वो मसल के बहुत ही मोटे तबके से बना हुआ है जो सफेद नजर आएगा एक्सरे फिल्म में। और इस एक्सरे फिल्म में जब सफेदी का एरिया जो हार्ट का है उससे ज्यादा बड़ा हो जाए, बड़ा नजर आने लगे, तो आप ये तय कर लेंगे कि साहब दिल बेहतर अंदाज में नहीं है, इसमें कोई ना कोई ऐसी कैफियत लाहिक हो गई, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है जिसकी वजह से दिल का साइज बढ़ गया है। ये अंदाजा लगा सकते हैं ना आप। इसी तरह से हड्डी से गुजारा आपने तो वाइट शैडो नजर आना चाहिए। हड्डी का वाइट शैडो अगर उसमें कहीं किसी मकाम पे तफर्रुक इत्तिसाल है या डिसकंटिन्यूटी है तो उसे आप ये कहने लगते हैं कि साहब इसे फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है। तो जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, तफर्रुक इत्तिसाल है, वहां पर काला नजर आएगा क्योंकि एक्सरे वहां से पास हो रही है, जबकि और हड्डी के हिस्से और बोन के हिस्से से वो एब्जॉर्ब हो जा रही है तो वाइट नजर आ रही है ना। लेकिन एक्सरे के इस्तेमाल के जरिए जो इंफॉर्मेशंस हैं वो काफी लिमिटेड होती हैं। एक बात, जैसे कि हड्डी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल का शैडो देखना है, लंग का शैडो देखना है तो आप बेहतर तरीके से एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने कि स्टडी ऑफ द एक्सरे इज लिमिटेड। एक बात।
दूसरी बात यह है कि ये जो एक्स रेडिएशंस हैं वो काफी खतरनाक होती हैं। बार बार अगर किसी जिस्म इंसान से एक्सरेज को गुजारा जाए तो उसके बहुत ही मुजिर और बहुत ही मुहलिक असरात रूनुमा होते हैं। So exposure of the X-rays frequently can cause so many problems to human body, or it can kill certain cells of the human body which should be avoided, because कि these radiations are very fatal, खतरनाक हैं। fatal के माने खतरनाक हैं। So in that case it has limited scope of the study, but advantage is that this technique is available even the smaller areas or smaller rural localities of the India. One thing. Second thing, it is available and affordable to the masses or the population of the India, but it has to be used with full precaution, because frequent exposure to X-ray is very fatal and very dangerous. fatal के माने dangerous के होते हैं, तो उससे बचा जाना जरूरी है। आज की कहानी यहीं पर खत्म की जा रही है। In case if you have got any doubt, I would like to clarify that, and I would like to make you understand what I mean by the X-ray, or the technical and technological intervention to understand the living anatomy। उसमें सबसे पहला है एक्सरे। क्योंकि एक्सरे पूरे किसी भी दीहे इलाके में, किसी भी रूरल इंडिया में भी अवेलेबल है, कसरत से इस्तेमाल होता है, और इसका फ़ायदा ये है कि इससे कुछ स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी मालूमात हासिल की जा सकती है, सबकी नहीं, लेकिन उसको बहुत ही एहतियात के साथ एक्सपोज किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि बार बार किसी को एक्सरे से एक्सपोज किया जाना काफ़ी ख़तरनाक या मुज़िर होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे किसी और दिन। यहाँ तक आपको कोई दुश्वारी हो जिससे कि आप मुझे चाहते हो कि मैं फिर से रिपीट करूं, तो मैं अपनी बात कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच जाए। क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। और किसी को? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, सो आई एम नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर। रीड अस्सलाम वालेकुम सर। रीड रिपीटेडली। जो भी आपको पढ़ाया गया है वो अब्दुल जब्बार शेयर कर रहे होंगे, आप उसे देखिए, समझने की कोशिश करिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।